हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एनी हाउ मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं, सो जिन्होंने भी 2009-10 के बाद लिया है, जाहिर सी बात है उसके बाद ये स्टॉक ने जेन्युइनली कुछ परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ये स्टॉक ने, अगर आप परफॉर्म्स इन्वेस्टर रिटर्न्स के बारे में आप बात करेंगे, मैं डिपॉजिटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो स्प्लिट तो 2013-14 में आया, उसके बाद डिविडेंड जो मिलते हैं रेगुलरली, उसके अलावा आपको एज अ इन्वेस्टर यहाँ से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है और वो आपको मिला हो, सो ये यहाँ पे वही बात है कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट, यहाँ पे हर एक चीज़ दिखेगा। देखिए यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है, राइट। नो डाउट कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे पूरा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप कि कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, या कोई भी, जैसे रिसेंट एग्जांपल हुआ बैंक एक्विजिशन का, तो ये सब कुछ जो कंधे पे रहता है जिस इंस्टीट्यूशन के, वो स्टेट बैंक है। और इसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि यहाँ पे दिखता, ऐसा नहीं कि उनके बैड एसेट्स नहीं है, लेकिन वो रेकलेसली इधर उधर पैसा लगा भी नहीं सकते, उनको करना भी है, लेकिन उनको साथ ही साथ अपना जो पोर्टफोलियो वो भी हैंडल करना है। दो तीन चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप देखिए यहाँ पे कि तो इसमें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाइए और वहाँ पे ये सब छोड़ के ये कितना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते घटते जा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये एक चीज़ है, उसको आप देखिए, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इसको देखने से अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ता घटता देखने से अच्छा आपको जो चीज़ देखना है वो है इनका ईपीएस। ठीक है, इनका ईपीएस देखिए, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब देखिए 2009 से 2013 तक ये बढ़ा। ठीक है, 16 से यहाँ पे 25 तक गया। उसके बाद 2014 और 15 में आते आते ये 2 पे चला गया, और उसके बाद फिर से एक ब्लिप दिखा 2016 में। उसके बाद तो 2 साल ज़ीरो पे ही रहा। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे 2 साल ज़ीरो पे रहने के बाद यहाँ पे 2019 में फिर ये 2 पे गया, फिर 22 पे गया, उसके बाद फिर से 24 पे गया। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, वोलेटिलिटी है, जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, मैं कुछ यहाँ पे खाली आपको डेटा पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब तक ये आपको यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, तब तक आपको, अगर नंबर ही स्टेबल नहीं है और तो यहाँ पे आपको चार्ट में भी, प्राइस में भी वो चीज़ नहीं दिखेगा। सेम वही चीज़, और रिफाइंड वे में देखना चाहते हैं आप, रेशियोज देखिए इसके, आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, एचएफसीज हो, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, ठीक है, आरओई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि उनका खुद का कुछ नहीं होता है, जो भी होता है इनका खुद का कुछ बैंक फाइनेंशियल पैसा नहीं रहता, एक साइड से लेता है, दूसरे साइड से देते हैं, और बीच का जो इंटरेस्ट का गैप है वो उनका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सिंपल सा गणित है। तो यहाँ पे वो जितना पैसा उठाते हैं और उस पर जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, उसी पे आपको वैल्यूएशन मिलता है। अगर आप शेयर प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे वही चीज़ देख सकते हैं कि ईपीएस जिस तरीके से बढ़ा था, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी उस तरीके से नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये 15 से 17 गया, उसके बाद 16, फिर 11, 12, उसके बाद यहाँ पे 8, और उसके बाद -0, उसके बाद -2, 1, और ये 7% है। आपको वहाँ पे ईपीएस में तो दिखेगा ही फ्लक्चुएशन। पहली बात तो ईपीएस में क्या है कि शेयर कंपोनेंट रहता है, कि नंबर ऑफ शेयर्स,
ठीक है। अर्निंग पर शेयर, तो पर शेयर पे कितना अर्न कर रहा है, और वो जितना शेयर आपका क्रिएट होते जाएगा वो अगर आपको चेक करना तो बैलेंस शीट में आइए यहाँ पे। ठीक है, आप अगर बैलेंस शीट पे आते हैं तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, और बाकी एफपीओ से भी उठाते हैं, बाकी और भी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स होते हैं। वैसे इसके लिए स्पेसिफिक आर एसबीआई के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनके प्रमोटर्स यहाँ पे देखिए, ये गवर्नमेंट का प्रमोटर होल्डिंग है, तो पैसा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग रहता है, तो उसमें आपको हो सकता है शेयर कैपिटल उतना बढ़ते ना दिखे। ठीक है, फिर भी थोड़ा 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 करके जब ज़रूरत रहता है वो बढ़ रहा है नाउ। और ये पॉइंट अगर मैं कंसिडर ना भी करूँ यहाँ पे, अगर क्योंकि यहाँ पे पीछे सीधा गवर्नमेंट फंडिंग है, बात यह है कि मैं यहाँ पे एक ही रेशो उठाऊंगा, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। आप यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई ये 5% दे रहा है, 6% दे रहा है, वो भी समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। ये 15-17% 3-4-5 साल तक देगा, उसके बाद अचानक कब ज़ीरो चले जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी पे जैसे ही कोई ना कोई प्रेशर आता है, ये इसका सीधा इम्पैक्ट दिखेगा आपको इस टाइप के इंस्टीट्यूशन पर, एसबीआई पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो फोर बेयरर है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे जब तक मेरे को स्टेबिलिटी नहीं दिखेगा, आपको ये चीज़, भले ही यहाँ पे जो प्रमोटर है, बड़ा फंडिंग है, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डूबेगा नहीं, बैंक्स डूबते नहीं, और इस जैसा बैंक तो ये, अगर आपको पता नहीं है, टू बिग टू फेल कैटेगरी जो रहता है बैंक्स का, उसमें 3 बैंक है, उसमें सबसे पहले एसबीआई है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन इंस्टीट्यूशन को किसी भी हालत में डूबने नहीं देगी और बचाएगी बचाएगी। तो उस 3 बैंक्स में सबसे पहला है एसबीआई, फिर एक है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। तो इनको गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी किसी भी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आप पिछले 10 साल से आप देखिए, नीचे आपका जो सपोर्ट है वो आता है 159, और यहाँ पे 149 पे। ऊपर जो आता है आपका रेजिस्टेंस वो आता है 379, और उसके बाद 338 के बीच में। और बीच में आपका देखिए, अब ये ऊपर गया तो सपोर्ट हो सकता है, नीचे रहा तो रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप 258, और बीच में 235, क्योंकि ये नीचे है तो 235 258 आपका पहला दो टारगेट या रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर गया तो 338 और 379। यहाँ पे दो चीज़ आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अगर नंबर्स ऐसे रहे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग वेट ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये परफॉर्म करेगा ही, यहाँ पे वो वाली बात है कि मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये परफॉर्म करेगा ही, तो फिर ये 380 के ऊपर जाने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद आप कोई बड़े ट्रेंड के बारे में सोचिए। क्योंकि टेक्निकली भी जब तक ये 380 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। तो नीचे आप ये भी आप कंसिडर करते 145, नीचे आपका 145 है, और ऊपर आपका 380 है, और इसके बीच में ही जो ट्रेंड घूम रहा है। तो इसको आप समझिए यहाँ पे, और चीज़ों को आप वैसा ही देखिए जो दिख रहा है। ठीक है, प्री अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अली बाबा का ख़जाना है कि आपको दिख नहीं रहा है, आपको सीक्रेट कोड पता नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, आपको डेटा दिख रहा है, आपको डेटा समझना है, आपको चार्ट दिख रहा है, आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। और यहाँ पे अगर पिछले 11 साल में आप बाकी बैंक्स को उठा के देख सकते हैं जो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एसबीआई को आप दूसरे बैंक से कंपेयर कर ही नहीं सकते, उसके लिए दो ही बड़े कंपटीटर है, एक है आईसीआईसीआई और एक है एचडीएफसी बैंक, जो उसके आसपास आते हैं, या कोटक बैंक आ सकता है। तो पब्लिक में तो और कोई बचा नहीं है, बाकी पूरा प्राइवेट में बचे हैं जो इसके कंपैरिजन में खड़े हो सकते हैं या दिखता है वैसा स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उनका प्राइस परफॉर्मेंस देखिए और इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, कोई तो रीज़न होगा यहाँ पे। सिंपल डेटा दिखता है, डेटा में स्टेबिलिटी नहीं है, तो भले ही आपको ट्रेडिंग बाउंस दिखे, भले ही वो ट्रेडिंग बाउंस 1-2 साल का हो, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ या लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, जो आप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है, वो क्रिएट करके नहीं दे सकता। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।